अंटार्कटिक ओशन में 28 लोग एक शिप पे सवार थे, लेकिन उनकी शिप लाखों टन बर्फ के बीच में फंस चुकी थी। उनको एक ही जगह पर खड़े खड़े 7 महीने गुजर चुके थे। उसी दौरान एक रात उनके शिप के नीचे से एक जोरदार आवाज आई और साथ ही शिप एक तरफ झुक गई। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि किसी ने नीचे से शिप को जोर से धक्का देने की कोशिश। अंटार्कटिक ओशन जहाँ लहरें बिल्डिंग्स जितनी ऊंची, हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे और पानी का टेम्परेचर इतना कम कि इंसानी जिस्म का खून जमने लगता है। इस ओशन में सफर करना मौत को गले लगाने जैसा ही है। ठंड और लहरों की वजह से भी बच गए तो पहाड़ों जितने बड़े बर्फ के तोदे आसानी से शिप को कुचलने की सहूलियत रखते हैं। मगर आज से 111 साल पहले, जब ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और ना ही शिप, इसी खौफनाक समंदर में 28 लोगों के एक ग्रुप की शिप फंस गई थी। खुले आसमान के नीचे उन्होंने चंद हफ्तों या महीने नहीं बल्कि 2 साल गुजारे। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ, तूफानी हवाएं, खाने पीने की कमी और मदद बुलाने का कोई चांस नहीं। यह एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी है जिसे दुनिया ने नाम दिया है द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। इस स्टोरी के हीरो हैं सर अर्नेस्ट शेकलटन, जो एक एक्सप्लोरर थे और उनका मिशन था इंसानी जिस्म की ताकत का एंडोरेंस टेस्ट करना, और इसी वजह से इन्होंने अपनी शिप का नाम भी एंडोरेंस ही रखा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई खौफनाक मिशंस किए थे। 1901 में वह अंटार्कटिक तक पहुंचने के मिशन का हिस्सा रहे, लेकिन 750 किलोमीटर दूर से ही वापस हो गए। 1907 में भी उन्होंने दोबारा इस मिशन को गले लगाया, लेकिन सिर्फ 150 किलोमीटर पहले उनको वापस पलटना पड़ा। और अब की बार 1914 में उनका प्लान न सिर्फ अंटार्कटिका पहुंचने का था, बल्कि उन्होंने इस कॉन्टिनेंट को पैदल क्रॉस करने का इरादा किया था। वजह सिर्फ यही थी कि सर अर्नेस्ट शेकलटन वह करना चाहते थे जो आज से पहले किसी ने नहीं किया हो। इस मिशन को स्पिरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन का नाम दिया गया, और क्योंकि इस मिशन की नेचर काफी खतरनाक थी, कोई भी इस मिशन पर जाने के लिए राजी नहीं था। सर अर्नेस्ट के लिए सबसे पहला चैलेंज था अपने एक्सपीडिशन के लिए क्रू को ढूंढना। तभी उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट लिखी और उसे द टाइम्स न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया। याद रहे कि यह कोई आम टूर ऑपरेटर का इश्तिहार नहीं था। इसके शुरुआती अल्फाज थे मैन वांटेड फॉर हजार्ड्स जर्नी। इसमें साफ साफ लिखा गया था कि पैसे बहुत कम मिलेंगे, जानलेवा सर्दी का सामना होगा, कई महीने तक अंधेरों में रहना पड़ेगा, पल पल खतरों से खेलना होगा और सही सलामत वापसी की कोई गारंटी नहीं है। सर अर्नेस्ट उन लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते थे जो खतरे के सामने डरते नहीं। जल्द ही उन्होंने 27 लोगों को हायर कर लिया और इस मिशन के लिए 4 साल की प्लानिंग रखी गई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आने लगा, उनके एक्सपीडिशन का सपना धुंधला होने लगा, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वार 1 का आगाज हो चुका था। सबको लगा कि शायद अब एक्सपीडिशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ब्रिटेन, जो खुद भी वार डिक्लेयर कर चुका था, उन्होंने एक्सपीरियल ट्रांस अटलांटिक एक्सपीडिशन को इजाज़त दे दी। इस मिशन के लिए एक इंतहाई मजबूत शिप की ज़रूरत थी जो बर्फ से ढके अटलांटिक ओशन को चीरती हुई आगे बढ़ सके। पर यह कोई आम जहाज नहीं था जो आसानी से बनाया जा सके। खुशकिस्मती से ऐसा ही एक जहाज अटलांटिक में चलने के लिए पहले से मौजूद था। नॉर्वे की एक कंपनी ने यह जहाज किसी दूसरे एक्सप्लोरर के लिए बनाया था, जो उस वक्त की एलिट क्लास को शिप के जरिए पोलर वॉरियर के शिकार पर ले जाना चाहता था, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल फ्लॉप हो गया। सर अर्नेस्ट ने यह जहाज खरीदकर इसे एंडोरेंस का नाम दिया। एंडोरेंस को खास तौर पर अमेरिकन ओक को मोटी लकड़ी से बनाया गया था और डिजाइन कुछ ऐसा था कि लकड़ी बर्फ के जबरदस्त दबाव को भी बर्दाश्त कर सके। यह एक किस्म का हाइब्रिड जहाज था जिसमें सेल्स भी थी और इंजन भी मौजूद था। आखिरकार वो दिन आ ही गया था जिसका सर अर्नेस्ट को पिछली कई सालों से इंतजार था। 8 अगस्त 1914 को एंडोरेंस ने इंग्लैंड के शहर प्लेमथ से सफर का आगाज किया। अगले 4 महीने तक वह अटलांटिक ओशन में ही सफर करते रहे। पहले वह अर्जेंटीना गए, फिर वहां से साउथ जॉर्जिया आइलैंड, और वहां पे आखिरी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद 5 दिसंबर 1914 को उन्होंने जहाज वेडल सी की तरफ कर दी।
एंडोरेंस में 28 लोग समेत 50 नस्ल के कुत्ते भी थे, जिनको अटलांटिका की बर्फ में साजो सामान वगैरह खींचने के काम में लाया जाना था। 46 दिनों तक यह सफर चलता रहा और अब वो सिर्फ एक दिन में ही अटलांटिका के ओस्ट पर पहुंचने वाले थे। लेकिन फिर 18 जनवरी 1915 को पहली मुसीबत ने उनका रास्ता रोक दिया। हुआ क्यों? यूं कि वेडल सी के ऊपर बर्फ की लेयर्स मोटी से मोटी होती गई और एक पॉइंट पे आकर यह लेयर्स 18 फीट तक मोटी हो गई और अब एंडोरेंस में इतनी ताकत नहीं थी कि उन्हें चीरकर आगे बढ़ सके। यह बर्फ कई कितनी कमजोर भी थी कि यहीं से पैदल सफर को शुरू करना भी मुमकिन नहीं था। एंडोरेंस अपनी मंजिल वसल कर बेस लगभग 130 किलोमीटर पहले ही बर्फ में फंसे चुके थे। शुरुआत में लगा कि शायद यह मसला आर्जी तौर पर आया है, लेकिन असल में यह एक्सपीरियल ट्रांस अटलांटिक एक्सपीडिशन के रास्ते में आने वाला सबसे बड़ा मसला साबित हुआ। कई दिनों तक लगातार कोशिश करने के बाद उन्होंने 300 टन वजनी शिप को मैनुअली आगे बढ़ने का फैसला किया। लगातार 2 दिनों तक बर्फ को काटने और रास्ता बनाने का काम करते करते क्रू बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया था, लेकिन यह काम उनकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल था। कई दिनों की मेहनत के बाद वह शिप को महफूज 300 मीटर तक ही आगे बढ़ा सके, लेकिन उसने बाद में एंडोरेंस दोबारा फंस गई। 1 महीने तक शिप को आजाद करवाने की कोशिश के बाद आखिरकार 14 फरवरी 1915 को सर ऑर्निस्ट ने हिम्मत हार ली। उन्होंने फैसला किया कि शिप को बर्फ की नेचुरल मूवमेंट में ही छोड़ दिया जाए। हो सकता है सर्दियां ढलते ही बर्फ खुद ही टूट जाए। इस दौरान एंडोरेंस एक विंटर स्टेशन का काम दे रही थी। क्रू इसमें अपने रूटीन का काम करने लगे, पर बर्फ सिर्फ इतना था कि शिप अब एक ही जगह खड़ी थी। क्रू का जज्बा बहुत ऊंचा था और सर ऑर्निस्ट ने शिप पर एक डिसिप्लिन कायम कर रखा था। वो लोग दिन भर मसरूफ रहने के लिए डिस्कशन करते, साकर खेलते, एक दूसरे का हेयर कट करते और कुकिंग में टाइम गुजारते थे। सिर्फ इंतजार में ही एक दिन बर्फ टूटकर उनको आगे या पीछे जाने का रास्ता देगी। एंडोरेंस में क्रू के दिन गुजरते गए और सब आपस में एक दूसरे से मजीद क्लोज हो गए। यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी एक इमोशनल अटैचमेंट होने लगी। सबको उम्मीद थी कि एक दिन वो किसी सिविलाइजेशन के करीब पहुंच जाएंगे, पर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अप्रैल 1915 में बर्फ टूटने तो लगी, लेकिन बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से बर्फ की लेयर से एक दूसरे पर चढ़ने लगी और यह एक इंतहाई अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। कंप्रेस होते करोड़ों टन बर्फ ने एंडोरेंस पर प्रेशर देना शुरू कर दिया। इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा जरूरी था कि शिप को बाहर से प्रेशर से आजाद किया जाए, लिहाजा सबने मिलकर बर्फ को हटाने का काम किया। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद यह मुसीबत तो टल गई, लेकिन खतरा अभी भी बाकी था। 14 जुलाई 1915 की रात अचानक शिप के नीचे से एक जोरदार आवाज आई और एंडोरेंस एक तरफ को झुक गई। किसी को मालूम नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। क्या यह व्हेल की टक्कर थी या कुछ और? जैसे तैसे रात गुजर गई, लेकिन सुबह होते ही जो दिखा वो काबिले यकीन नहीं था। कंप्रेस होती बर्फ की लेयर्स ने शिप को न सिर्फ एक तरफ झुका दिया था, बल्कि अब इसका रडार जिसकी मदद से शिप को टर्न किया जाता था पूरी तरह से टूट चुका था। एंडोरेंस के क्रू को अब यहाँ फंसे 7 महीने हो चुके थे और वह किसी भी इंसानी आबादी से कम 2000 किलोमीटर दूर थे। न किसी से कोई राब्ता, न किसी से मदद बुलाने की उम्मीद। उनको अगर किसी से उम्मीद थी तो वह थे सर ऑर्नेस्ट शेकल्टन। 18 अक्टूबर 1915 एक्सपीरियल ट्रांस अटलांटिक एक्सपीडिशन के सामने चकनाचूर हो चुके थे। 19 महीने से मिशन का क्रू एक ही जगह पर फंसा था। तभी एक रात अचानक प्रेशर की लहर उठी, जिसने एंडोरेंस को पलक झपकते ही 30 डिग्री एक तरफ झुका दिया। अब शिप के लीक होने का खतरा सरेआम मंडराने लगा। कुछ जगहों पर क्रैक्स की वजह से पानी अंदर भरना भी शुरू हो गया। सारे क्रूज ने मिलकर रात भर काम किया और किसी तरह शिप के अंदर पानी न भर पाए, पर उनके सर पर छत का सहारा शायद यहीं तक था। 27 अक्टूबर 1915 को सर ऑर्नेस्ट शेकल्टन ने शिप को खाली करने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि जिंदगी बचाने का अब सिर्फ यही एक तरीका था। जरूरी साजो सामान बाहर निकाल गए
जानवर, खाना पीना, लाइफ बोट्स और बिस्तर वगैरह सब कुछ वहाँ निकाल कर अब पूरा क्रू बर्फ की चादर पर खुले आसमान तले आने पर मजबूर हो गया। पिछले कई महीने से जिस शिप का सहारा था वह अब उन सबको सामने बर्फ के प्रेशर तले टूटकर तबाह हो गई और आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर डूबने लगी। अब सबके जहन में एक ही सवाल आ रहा था कि तैरते हुए बर्फ के तौर पर आखिर कब तक वेट किया जाए। सर अर्नेस्ट शेकल्टन ने फैसला किया कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। उनको 550 किलोमीटर दूर प्लेट नामी आइलैंड का पता था जहाँ कभी शेल्टर और सप्लाई हुआ करती थी, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ 3 लाइफ बोट्स का सहारा काफी नहीं था, क्योंकि जो बर्फ इतने बड़े बड़े जहाज को तोड़ सकती है उसके लिए यह लाइफ बोट्स क्या चीज होगी। लिहाजा फैसला हुआ कि इस आइलैंड तक पैदल चल के जाने का। उन्होंने फ्लैट आइलैंड की तरफ सफर शुरू किया, जो उनके एडवेंचर का सबसे खतरनाक पार्ट था। अगले 6 महीने तक क्रू ने जानलेवा खतरों का सामना किया और जिस आइस सीट पर कैंप लगाते उसमें या तो सुराख पड़ जाते थे या फिर पानी के बहाव के साथ तैरना लगता था। खुशकिस्मती से यह आइस सीट्स पर तैरकर आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट आइलैंड की तरफ ही जा रही थी। लिहाजा सर अर्नेस्ट ने फैसला किया कि वो आइस सीट पर ही तैरते तैरते फ्लैट आइलैंड तक पहुंचेंगे। कि पास अब खाना पानी सब कुछ खत्म हो चुका था। उनको तैरती हुई आइस सीट नुमा आइलैंड पर जो कुछ मिलता वह इसे शिकार करने की कोशिश करते थे, जैसे पेंगुइन्स और सील्स वगैरह। फरवरी 1916 उन्हें सफर पर निकले अब 13 महीने हो चुके थे। अब कंडीशन यही थी कि वह लोग एक वक्त में सिर्फ एक बिस्कुट पर गुजारा करने जैसे हो गए थे। अगले 1 महीने तक फ्लैट आइलैंड का इंतजार करते करते हालात इतनी खराब हो गई कि उनको अपने कुत्तों को भी मारना पड़ा। अब अगले कुछ दिनों तक गुजारा का बंदोबस्त हो गया। उनको उम्मीद थी कि फ्लैट आइलैंड पर पहुंचकर कुछ सप्लाई मिल जाएगी, लेकिन जिस तैरते आइलैंड पर वह सवार थे उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली और वह फ्लैट आइलैंड के बजाय एलिफेंट आइलैंड तक जाने लगे। अगले कई दिनों तक समुद्र में तूफानी मंजर था। टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर गया था और कई क्रू मेंबर को फ्रॉस्ट बाइट होने लगा। उन सबके मुंह और जुबान इतनी सूज चुकी थी कि कुछ निगलना भी मुश्किल था। देखते ही देखते अप्रैल पहुंचा। टूटी हुई बर्फ की सीट के सहारे वह कैसे भी करके एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचने में कामयाब हो गए। अब 16 महीने में वह पहली बार जमीन के हिस्से को छू रहे थे। एलिफेंट आइलैंड पर उन्होंने सूख का सांस लिया, लेकिन यह आइलैंड पूरी तरह से बंजर था और यहाँ ज्यादा अरसों तक रहना पॉसिबल नहीं था। खासकर फूड सप्लाई के खत्म होने के बाद सिर्फ एक उम्मीद थी और वह थी यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड। सर अर्नेस्ट शेकल्टन ने फैसला किया कि वो लाइफ बोट में साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक जाने का यह सुसाइडल मिशन करेंगे। उन्होंने क्रू में से कुछ लोगों को चुना और 24 अप्रैल 1916 को एलिफेंट के साउथ जॉर्जिया आइलैंड के लिए रवाना हो गए। यह रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। उन्हें ऐसी लहरों का सामना करना पड़ा जो 90 फीट तक ऊंची थी। बर्फानी ठंडी इतनी साथी थी कि जिस्म का हर हिस्सा जमने लगा। इन सब मुश्किलात के साथ साथ उनको यह सफर बिना GPS और बिना कंपास के करना था, सिर्फ तारों और सूरज की मदद से। हर दिन वह जी जान का जोर लगाने के बावजूद 80 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए। 16 दिनों के बाद 10 मई 1916 को आखिरकार सर अर्नेस्ट शेकल्टन और 5 क्रू मेंबर साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर पहुंचने में कामयाब हो गए। पर यहाँ एक मसला था, वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड की गलत साइड पर पहुंच चुके थे। उनके सामने 4000 फीट ऊंचे पहाड़। अगले 36 घंटों की मुसलसल चढ़ाई के बाद आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गए, जहां पर वेलिंग स्टेशन था। शेकल्टन की हालत इतनी खराब थी कि वेलिंग स्टेशन पर लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए। किसी को भी यकीन नहीं आया कि तकरीबन 1.5 साल पहले निकलने वाले सर अर्नेस्ट इस हालात में यहाँ पहुँचते हैं। 3 दिन तक साउथ जॉर्जिया में रहने के बाद सर अर्नेस्ट वापस निकल पड़े एलिफेंट आइलैंड की तरफ, जहाँ पर 22 लोगों को बुरी हालात में छोड़कर निकले थे। उन्होंने एलिफेंट आइलैंड पहुँचने के लिए कई नाकाम कोशिश की। आखिरकार 30 अगस्त 1916 वाले दिन उनको दूर से ही एलिफेंट आइलैंड पर धुआं उड़ता दिखाई दिया, जो सिग्नल दे रहा था जलाने का। और सर अर्नेस्ट को मालूम नहीं था कि उनके कितने लोग जिंदा बचे हैं, पर करीब आने पर तौर पर
उन्हें तमाम एलिफेंट आइलैंड के क्रू को जिंदा और सही सलामत पाया। 8 अगस्त 1914 को पहली बार इंग्लैंड से निकले थे। पूरे 2 साल 22 दिनों के बाद उन्होंने अपनी टीम को सही सलामत वापस अपने घर पहुंचा दिया। बेशक उन्होंने अपना असली मिशन कभी पूरा नहीं किया। पहले भी 2 बार उन्होंने साउथ पोल तक पहुंचने के फेल्ड अटेम्प्ट किए और स्पिरियल ट्रांस अटलांटिक एक्सपीडिशन में भी वह 120 किलोमीटर पहले ही फंस गए थे, पर उनकी इस सर्वाइवल स्टोरी ने उन्हें मुकाम दिलाया जो शायद उन्हें मिशन कंप्लीट करके भी नहीं मिल सकता था। इस वाकया में 107 साल के बाद 2022 में एंडोरेंस को अटलांटिक ओशन के आखिरकार ढूंढ लिया। एंडोरेंस आज भी 3000 मीटर नीचे ओशन फ्लोर पर मौजूद बिल्कुल परफेक्ट हालात में प्रिजर्व है। यहाँ तक कि इस पर लिखा नाम भी सही से पढ़ा जा सकता है।